हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन डन की पोयम अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग एक मेटाफिजिकल पोयम है। मेटाफिजिकल पोयम्स में कंसीट्स को इन्वेंटिव तरीके से यूज किया जाता है, जो इस पोयम में भी देखने को मिलती है। तो कंसीट्स क्या है? ये एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कि एक पर्सन के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट और किसी फिजिकल चीज में कंपैरिजन किया जाता है। इजी वे में ये एक्सटेंडेड मेटाफर है जो कभी कभी पूरी पोयम में देखने को मिलता है, यानी एक अनकन्वेंशनल, लॉजिकली कॉम्प्लेक्स या सरप्राइजिंग मेटाफर को जिसका मजा सेंसुअल से ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो, कंसीट कहते हैं। प्रेजेंट पोयम को 1611 में जॉन डन ने अपनी वाइफ एनी के लिए लिखा, जब वो फ्रांस से एक ट्रिप पर यूरोप जा रहे थे। ये 36 लाइन की पोयम है जिसे पहली बार 1633 में सॉन्ग्स एंड सोनेट्स की कलेक्शन में डन के मरने के 2 साल बाद पब्लिश किया गया था। चूंकि इस पोयम में अलगाव की बात की गई है कि दो प्रेमी दूर हो रहे हैं, पर इसमें भी म्यूचुअल लव में उनका विश्वास दिखता है। इसकी बेसिक थीम भी यही है कि ट्रू लवर्स कैसे फिजिकली सेपरेट होने पर भी मिल जाते हैं। इस पोयम में डन ने कंसीट के रूप में कंपास यानी प्रकार का यूज किया है, जो कपल के बीच में समानता दिखाती है कि कैसे कंपास के 2 पॉइंट अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। डन को अपने इस डिस्प्ले ऑफ सिमिलिट्यूड यानी कंपास के एग्जाम्पल से जो उन्होंने 2 लवर्स के बीच समानता दिखाई, इसके लिए काफी प्रेज किया गया और साथ ही एक्सेस मेटाफिजिकल पोएट्री के इस इल्यूस्ट्रेशन के लिए क्रिटिसाइज भी किया गया। पर तब भी इस पोयम को इंग्लिश पोएट्री का बेस्ट नोन कंसीट माना जाता है। अगर बात करें जॉन डन की, तो जॉन डन एक इंग्लिश पोएट, स्कॉलर, सोल्जर और सेक्रेटरी थे। इनका जन्म 22 जनवरी 1572 को लंदन में और डेथ 31 मार्च 1631 में हुई। इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रेटेस्ट लव पोएट माना जाता है। साथ ही ये मेटाफिजिकल पोएट्स के प्रीमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव भी माने जाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। As virtuous men pass mildly away and whisper to their souls to go. तो पोयम की शुरुआत स्पीकर डेथ की इमेज से करते हैं। स्पीकर एक वर्चुअस यानी गुणी आदमी के मृत्यु के बारे में बता रहे हैं कि अपने अच्छे नेचर के कारण उसे पीसफुल मौत मिलती है। अच्छे आदमी शांति से माइल्डली चले जाते हैं। वो सॉफ्टली अपनी सोल से, आत्मा से आग्रह करते हैं, अर्ज करते हैं कि ये शरीर छोड़ दे। वे अपनी आत्मा से चुपके से कहते हैं कि इस दुनिया से शांतिपूर्वक विदा हो जाओ। Whilst some of their sad friends do say, the breath goes now and some say no. कि मरने वाला आदमी अकेला नहीं होता, उसके बिस्तर के चारों ओर उसके दुखी दोस्त रहते हैं जो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उनका साथी जिंदा है या मर गया। वे चाहते हैं कि वो कुछ समय तक यहाँ और रहे, जबकि कुछ और दोस्त ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि वो मरे ही नहीं। So let us melt and make no noise. तो स्पीकर ये आर्ग्यू करते हैं कि वो और उनकी लवर जिससे वो विदा ले रहे हैं, बिना शोरगुल किए शांति से विदा ले लें और डेथ को एज अ मॉडल स्वीकार कर लें। नो टीयर फ्लड्स नॉर साई टेम्पेस्ट्स मूव। उन्हें ना तो रोकर आंसुओं की बाढ़ लानी चाहिए, ना ही आहें भरनी चाहिए। ऐसा करके आहों से भरा तूफान नहीं लाना चाहिए। It were profanation of our joys to tell the laity our love. Profanation यानी अपवित्रीकरण, यानी impure कर देना।
लेडी यानी समाज। तो स्पीकर कहते हैं कि वो और उनकी पार्टनर कभी अपने इमोशंस को समाज या कॉमन पीपल के सामने नहीं आने देंगे। स्पीकर कहते हैं कि ऐसा करना अपनी सारी खुशियों को एक्सपोज करना, उन्हें अपवित्र करना होगा। ये उनके प्यार को इम्प्योर कर देगा, उनके प्राइवेट लव को डिग्रेड कर देगा। Moving of the earth brings harms and fears. Men reckon what it did and meant. कि अर्थ की मूवमेंट से यानी भूकंप से हानि होती है और लोगों में डर पैदा होता है। साधारण लोग इन इवेंट्स को नोटिस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या मतलब था, ऐसा क्यों हुआ। But trepidation of the spheres, though greater far, is innocent. Trepidation यानी घबराहट यानी मूवमेंट, और यहाँ स्फेयर का मतलब है आकाशीय गोले या स्वर्ग। हालांकि हेवेंस या उन गोलों में हुई हलचलें, जबकि वो काफी बड़े और सिग्निफिकेंट हैं, अननोटिस्ड रह जाते हैं। कई लोगों को उनकी जानकारी भी नहीं होती और इससे कोई हानि भी नहीं होती। Dull sublunary lovers love whose soul is sense cannot admit absence. Sublunary यानी सांसारिक। तो फिफ्थ स्टांजा में पोएट दूसरे लवर्स की बात करते हैं जिनका प्यार फीका और सांसारिक है, यानी बस इस दुनिया तक सीमित है, जिनका प्यार सेंस तक सीमित होता है, इंद्रियों से प्रेरित होता है, यानी इनके प्यार की सोल इनके सेंस पर बेस्ड है। इनके लिए फिजिकल प्रेजेंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे लवर्स एक दूसरे की एब्सेंस को, अनुपस्थिति को सहन नहीं कर सकते, बिकॉज इट डूथ रिमूव दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट। क्योंकि जब वे लोग बिछड़ जाएंगे तो वो सब चीजें भी दूर हो जाएगी जिसके ऊपर इनका प्यार बेस्ड है, यानी एक दूसरे को ना देख सकेंगे ना छू सकेंगे, इनका फिजिकल बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा। बट वी बाय अ लव सो मच रिफाइंड, लेकिन हमारा प्यार जो कि सबसे अलग, सबसे स्पेशल है, इतना आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, दैट आवर सेल्फ नो नॉट व्हाट इट इज, कि हमें खुद अपने इस गहरे बॉन्ड के बारे में नहीं पता। हम अपने प्यार के रियल नेचर को खुद ही नहीं जानते। इंटर एश्योर्ड ऑफ द माइंड केयरलेस आईज लिप्स एंड हैंड्स टू मिस, कि हम मन से इतने जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से लिंक्ड हैं कि ये आंखें, होठ, हाथ इत्यादि, इनका उनके लिए कोई महत्व नहीं। उनके मन आपस में ऐसे जुड़ चुके हैं कि इस शरीर का दूर होना कम ही मायने रखता है। Our two souls, therefore, which are one. प्यार ने उनकी दो आत्माओं को एक कर दिया है। It is unified by love. Though I must go, endure not yet a breach. हालांकि स्पीकर कहते हैं कि मुझे जाना ही होगा, पर तब भी तुम्हें कोई अलगाव नहीं सहना होगा, मेरा प्यार तनिक भी नहीं टूटेगा। But an expansion, like gold to airy thinness beat. बल्कि स्पीकर का प्यार तो बढ़ेगा, फैलेगा, ठीक वैसे ही जैसे जब सोने पर हथौड़ा मारा जाता है तो सोना स्ट्रेच कर और लंबा होता है, एक्सपैंड होता है, ना कि टूट जाता है। यहाँ स्पीकर बताना चाह रहे हैं कि उनका प्यार भी ठीक गोल्ड के जैसा सुंदर और ड्यूरेबल है। If they be two, they are two so, as stiff twin compasses are two. यानी अब स्पीकर इस लाइन से कंपास को, प्रकार को इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि अगर हमारी आत्मा इंडिविजुअल भी है, अलग अलग भी है, तो भी वे दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हैं जैसे ड्राइंग कंपास के दो पैर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दाई सोल यानी तुम्हारी आत्मा, यानी स्पीकर की लव, द फिक्स्ड फूट मेक्स नो शो टू मूव। तो स्पीकर अपनी बिलव्ड को कंपास का वो पैर बताते हैं जो फिक्स रहता है, जिसमें खुद से कोई मूवमेंट नहीं होती। बट डू इट इफ द अदर डू,
लेकिन उसमें मूवमेंट तब होती है जब प्रकार का दूसरा फुट मूव करता है। तो कंपास से गोले सबने बनाए होंगे। हम एक पैर को एक पॉइंट पर रखकर घुमाते हैं और गोला बनाते हैं। तो एक पैर स्थिर रहता है और जब दूसरे को गोल घुमाना शुरू करते हैं तभी पहला अपने पॉइंट पर ही बस मूव करता है। एंड दो इट इन द सेंटर सिट, यानी जो स्थिर रहता है वो फुट सेंटर में होता है। Yet when the other far doth roam, it leans and hearkens after it. Hearkens यानी सुनता है, यानी as I said, जब दूसरा फुट आगे बढ़कर गोल घुमाता है तो स्टेशनरी फुट जो स्थिर था वो उसकी तरफ झुकता है और उसकी डायरेक्शन में ही घूमता है, जैसे उसकी बात मान रहा हो। And grows erect as that comes home. यानी जैसे ही गोला बन जाता है कंपास को बंद किया जाता है और मूविंग फुट वापस उसके पास लौट आता है, तो वो स्टेशनरी फुट फिर से एकदम सीधा खड़ा हो जाता है, मानो कितना अलर्ट और एक्साइटेड हो। सच विल्ट दो बी टू मी। तो स्पीकर अपनी लवर से कह रहे हैं कि तुम भी मेरे लिए बिल्कुल ऐसी ही होगी। Who must like the other foot obliquely run. Obliquely यानी तिरछे, कि तुम भी बिल्कुल उस दूसरे स्थिर फुट की तरह होगी जिसे खुद एक तिरछे और अप्रत्यक्ष रास्ते की इनडायरेक्ट रूट की यात्रा करनी होगी। Thy firmness make my circle just and makes me end where I begin. तो स्पीकर इन लास्ट लाइंस में कहते हैं कि तुम्हारी फर्मनेस, यानी स्पीकर के लवर की फर्मनेस, तुम्हारी स्टेबल पोजीशन सर्कल को यानी मुझे एक लिमिटेड एरिया में रखती है, ताकि मैं कहीं भी चला जाऊं या कुछ भी करूं मुझे अंत में फिर से तुम्हारे पास ही आना है। जैसे जब कंपास का काम हो जाता है और उसके दोनों पैरों को आपस में मिलाया जाता है तो वो फिर से मिल जाते हैं, ठीक ऐसे ही स्पीकर भी चाहे कितनी ही दूर चले जाएं पर अंत में उन्हें उनकी बिलव्ड से ही मिलना है। तो इस तरह से हम देखते हैं इस पोएम की थीम्स है लव एंड डिस्टेंस और फिजिकल लव वर्सेस स्पिरिचुअल लव। पूरी पोएम प्यार पर ही बेस्ड है कि सच्चा प्यार कैसा होना चाहिए और कैसे प्यार पर दूरी का कोई असर नहीं पड़ता। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।